is a video for class 9 part second of chapter force and laws of motion. part first video बना ली थी हमने और अब ये पार्ट सेकंड है चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन. फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट वीडियो में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था. रेट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी P इक्वल टू mv, ये हमने देखा था. इसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं. ठीक है, ये चीज़ें देखी थी. और उसके बाद हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है, इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं. ठीक है, और इनर्शिया के तीन टाइप्स हमने देखे थे. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो पार्ट 1 वीडियो में आप देख सकते हैं. अब हम उसके आगे आज पढ़ने वाले हैं. और जैसे कि चैप्टर का नाम था फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, आज हम लोग लॉस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जिस तरीके से चैप्टर नंबर 8 में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसी तरीके से यहाँ पे न्यूटन के 3 लॉस हैं. ठीक है, आज हम यही कवर करेंगे, 3 लॉस ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉ पहले क्या है? फर्स्ट लॉ एक्चुअली लॉ ऑफ इनर्शिया ही होता है. जो लॉ ऑफ इनर्शिया था वही क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है. ठीक है, तो इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो फर्स्ट लॉ मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया. जो लॉ ऑफ इनर्शिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो तब तक कोई भी बॉडी होता है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ अ मोशन. बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि कोई उस पर बाहर से फोर्स ना लगे. तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ. एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. कोई भी बॉडी होगी वो कंटिन्यू रहेगी या तो रेस्ट में या तो यूनिफॉर्म मोशन में. अगर वो रेस्ट में है तो कंटिन्यू किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो कंटिन्यू किस में रहेगी? मोशन में रहेगी. इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल, जब तक अनलेस एंड अनटिल एनी अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए तब तक वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो यूनिफॉर्म मोशन पे ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए. उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं. ठीक है, बहुत ईजी है हमारा. ठीक है, इसके बाद क्या है? सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ में देखते हैं क्या होता है. सेकेंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये इंपॉर्टेंट है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम में चेंज होना है. मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने बताया था, mv होता है. क्या होता है? mv, मास इनटू वेलोसिटी, और p इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो इस मोमेंटम की चेंज की बात हो रही है यहाँ पे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू द फोर्स एंड इट डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब क्या है इसका वो देखते हैं. ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं. मतलब अगर कोई बॉडी है जिसका मास क्या है? m, कह रहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम में चेंज आएगा. ठीक है, तो मान लो ये बॉडी है मास m, इसके ऊपर हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया. ठीक है, तो फोर्स लगाने से इस बॉडी को कोई वेलोसिटी आ जाएगी. इसके तो मूवमेंट, तो मान लो वेलोसिटी आ गई u. क्या वेलोसिटी आ गई? u. और ये जो अगर हम इसे फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था जिसका मास क्या था? m. फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? u. ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट मास m था, u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जिसकी वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u. फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई. ठीक है, पहले को कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था? ये u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से. फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज हो गई क्या हो गई? v हो गई. दैट इज फाइनल वेलोसिटी. और ये वेलोसिटी चेंज होने में u से v, मान लो अगर पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फोर्स लगाने की वजह से इसकी स्पीड या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी. बढ़ जाती है, 5 से 10 मीटर पर सेकंड हो गई. तो 5 से 10 मीटर पर सेकंड होने में कुछ टाइम लगा होगा, वो टाइम हमने मान लिया क्या? t.
ठीक है, कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी आने में कितना टाइम लगा होगा, टी लगा होगा। अब हमारा जो डेफिनेशन सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो इस बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मोमेंटम रहा होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मास कितना है m, और वेलोसिटी क्या थी इसकी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, u से, तो mu हो जाएगा, फॉर्मूला mv होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट का मास कितना था m और वेलोसिटी क्या थी u, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी m, मास इनटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है v, ये होगी फाइनल मोमेंटम, ये होगा इनिशियल मोमेंटम। पहले मोमेंटम ऑब्जेक्ट का ये था, फोर्स लगाने की वजह से मोमेंटम ये हो गया, ठीक है। अब इसको ड्राइव करते हैं, तो फोर्स इज डायरेक्टली कह रहा है कि जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज आएगा, ये मोमेंटम से ये मोमेंटम आया, इनिशियल मोमेंटम से जो फाइनल मोमेंटम आया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम का मतलब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, किसी का भी चेंज क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल, तो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, ठीक है, यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एज डायरेक्टली दैट ऑफ फोर्स, जैसे ही फोर्स लगाया जाएगा तो जो मोमेंटम आएगा इनिशियल और फाइनल, उसका जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। अब इसको सॉल्व करते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन होता है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं, इक्वल अगर लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, वो क्या है यहाँ पर के, ठीक है, के, और मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या था, mv, ठीक है, फाइनल मोमेंटम हमने यहाँ निकाल दिया, फाइनल मोमेंटम क्या था, mv, माइनस मोमेंटम इनिशियल क्या है, mu, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का मास क्या था m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, मतलब इस इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और फोर्स लगाने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो गई, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu, मास इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम mu, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है। डेफिनेशन ये कहते हैं सेकंड लॉ की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलते हैं, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, के लगा दिया, मोमेंटम फाइनल क्या था, mv, माइनस मोमेंटम इनिशियल क्या है, mu, f इज इक्वल टू, फिर जब यहाँ पे k की वैल्यू क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके स्टडी करके निकाला गया कि जो k की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, तो k की वैल्यू 1 होगी, तो 1 का 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे k इक्वल टू 1, k क्या है यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। अब mv माइनस mu, और यहाँ पे एक चीज और देखनी है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि वहाँ पे डिवाइड बाय टाइम भी करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज में रेट लग जाता है तो इसका मतलब, क्योंकि मोमेंट वेलोसिटी आने में कुछ टाइम लग रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, ठीक है, तो ये भी नीचे क्या जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा f, 1 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ वही बचेगा, mv माइनस mu अपॉन में t, ठीक है। फिर ये फोर्स इज इक्वल टू, दोनों में m कॉमन आ रहा है, तो m को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा v माइनस u अपॉन में t, है ना। फिर फोर्स इज इक्वल टू m, v माइनस u अपॉन में t क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो m इंटू a हो जाएगा, ये जो वैल्यू है v माइनस u क्या हो गया, a हो जाएगा, v माइनस u अपॉन में t, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u अपॉन में t, ये एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे हमारा फोर्स का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू में a, और यही हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, जो कि हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन में दिया था, ठीक है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है, कैसे ऑब्जेक्ट का मास m था, उस पर जब हमने फोर्स लगाया उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और डेफिनेशन के हिसाब से वैल्यूज को पुट कर दिया, फॉर्मूला आ गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। इसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या होता है देख लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बड़ा इजी होता है, बहुत बारी सुना होता है।
every action has an opposite reaction। तो ये क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सिंपल है, अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका भी जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दोनों अगर कोलिजन कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो ये वाला ऑब्जेक्ट, ये ए ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट, ये जो ए वाला ऑब्जेक्ट है ये किस पे फोर्स लगाएगा, बी वाले पे, और ये बी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे फोर्स लगाएगा, ए वाले पे। ठीक है, तो ये जो एफ ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, जो जितना फोर्स ए लगाएगा उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, बी लगाएगा। ये क्या कहते हैं, हमारा थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होता है, एक अपोजिट रिएक्शन होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अब ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो जो फोर्स बी लग रहा होगा वो कैसे लग रहा होगा, माइनस में लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा, बट इसका जो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये कैसे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि कोई भी रॉकेट होता है, रॉकेट के अंदर, रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसका जो फ्यूल होता है, ठीक है, वो फ्यूल कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, जो धुआं होता है वो पीछे की तरफ जाता है और रॉकेट आगे की तरफ जाता है। तो जितनी तेजी से वो जाएगा उतना ही उसमें जो धुआं होता है वो उतनी पीछे से निकलता है। ये क्या है, हमारे तीनों लॉस ऑफ मोशन। ठीक है।